तो हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ड्यू सोल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के बारे में, जिसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 तक। मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बार बार आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। 100% आप गुड स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। पहले ही ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको वही क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो पहले बीए जो पहले ड्यू सोल में आ चुके हैं, क्योंकि ड्यू सोल क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। तो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन पेपर के सारे पे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है और एक ही लैंग्वेज में आपको आंसर देना होता है, चाहे वो आप इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, चाहे आपका मीडियम कोई सा भी हो। आप एक ही लैंग्वेज को चूज करके पूरा पेपर दे सकते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप हिंदी में भी पूरा पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आता है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको कराने वाला हूँ मैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। तो चलो हम शुरू कर देते हैं। इससे पहले, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। हर पेपर की वीडियो आपके लाता रहूँगा सबसे पहले। तो देखिए, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो ये बोल रहे हैं, ये देखिए, इसमें लिखा है 18वीं शताब्दी का विवाद, पतन या गतिशीलता का युग। तो इसका आंसर है, ये देखिए, 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अत्यंत विवादास्पद रही है। प्रारंभिक ब्रिटिश एवं औपनिवेशिक इतिहासकार जैसे जेम्स मिल आदि ने इसे पतन का युग बताया। उनके अनुसार उनके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जड़ता फैल गई थी। उन्होंने माना कि भारत की कमजोरी और विभाजन ने अंग्रेजों के लिए विजय को आसान बना दिया, परंतु आधुनिक इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने इस धारणा को चुनौती दी। उनके अनुसार 18वीं शताब्दी गतिशीलता और परिवर्तन का काल थी। मुगल सत्ता के क्षीण होने के बावजूद मराठों, सिखों, बंगाल, हैदराबाद और मैसूर जैसे क्षेत्रीय हृदय हुआ क्षेत्र क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने नई राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं स्थापित की। व्यापारिक व्यापारिक शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक के क्षेत्र में नियंत्रण प्रगति होती रही। इस प्रकार 18वीं शताब्दी को केवल अवंती का नहीं बल्कि संक्रमण और पुनर्निर्माण का युग माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। ये आपका पहला क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गया है। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। देख लीजिए, इसमें आपको क्या लिखा है। ब्रिटिश विजय में देसी समुदायों की भूमिका बंगाल के संदर्भ में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 18वीं शताब्दी के
उत्तर उत्तरार्ध में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में देसी समुदायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बंगाल में प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्थानीय जमींदारों, बैंकरों, व्यापारियों और सैनिकों पर निर्भरता बढ़ाई। कई भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजों को धन उपलब्ध कराया, वहीं जमींदारों ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु ब्रिटिशों का साथ दिया। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने स्थानीय मामलों मध्यस्थों की सहायता से स्वराज संग्रह और प्रशासन चलाया। देसी सूचनादाताओं और गुप्तचरों ने उन्हें स्थानीय भौगोलिक व राजनीतिक जानकारी दी। कई भारतीय शासकों ने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अंग्रेजों से गठबंधन किया, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता केवल सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि देसी सहयोग पर भी आधारित थी। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये देख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 3 ये रहा। प्रश्न नंबर 3 आपका ये रहा। ठीक है, इसमें आपसे पूरे 1757 और 1857 के बीच ब्रिटिश प्रशासन की वैचारिक धाराओं में परिवर्तन बताना है आपको। उनकी धाराओं में क्या परिवर्तन था ये आपको बताना है। तो मैंने आपको नीचे लिख कर पूरा क्वेश्चन दिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। 1757 से 1857 तक भारत ब्रिटिश प्रशासन के विचारों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। प्रारंभिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय केवल व्यापार और स्व संग्रह तक सीमित था, परंतु धीरे धीरे अब अंग्रेजों का शासन विस्तृत हुआ तो उनकी नीतियां आर्थिक लाभ से आगे बढ़कर वैचारिक रूप लेने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत में वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे प्रशासकों ने ओरिएंटलवाद की नीति अपनाई, जिसमें भारतीय परंपरा, कानूनों और शिक्षा को सम्मान देकर शासन चलाया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते यह नीति बढ़कर इंग्लिशिज्म हो गई में परिवर्तित हो गई, जिसके समर्थक थॉमस में काले थे। अब अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति और ईसाई नैतिकता को श्रेष्ठ बताया जाने लगा। सभ्यता मिशन, सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर अंग्रेज अपने शासन को वैध ठहराने लगे। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रेलवे, डाक व्यवस्था और शिक्षा सुधारों ने एक नया अनौपचारिक ढांचा तैयार किया। 1857 तक ब्रिटिश प्रशासन पूर्ण रूप से केंद्रीकृत, नौकरशाही और साम्राज्यवादी विचारधारा वाला बन चुका था। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए इसकी पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा लास्ट क्वेश्चन पर, बीच में आपको कभी भी बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखिए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था व्यवस्था का उद्देश्य और परिणाम। देखिए, बंगाल में 1793 ई में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए निश्चित और स्थायी राजस्व आय सुनिश्चित करना था। ब्रिटिशों ब्रिटिशों का मानना ब्रिटिशों का मानना था कि यदि जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दे दिया जाए तो वे किसानों की उचित लगान लेकर भूमि की उत्पादकता बढ़ाएंगे। इस नीति के पीछे एक और विचार था। अंग्रेज भारत में एक वफादार भूस्वामी वर्ग तैयार करना चाहते थे, उनके शासन का समर्थन करें। परिणाम स्वरूप बंगाल की कृषि व्यवस्था पर इसके गहरे प्रभाव पड़े। जमींदारों ने अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए किसानों का शोषण किया। अधिकांश किसानों ने अपनी भूमि खो दी और वे बंधुआ मजदूर या काश्तकार बन गए। उत्पक उत्पादकता में सुधार के बजाय गरीबी और असमानता बढ़ी। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिशों को राजस्व तो दिया, परंतु भारतीय ग्रामीण समाज में शोषण, असमानता और पतन को भी जन्म दिया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। 19वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर लेख। आपको औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर लेख लिखना है, तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका लेख। 19वीं 19वीं शताब्दी में भारत में विनोदोगीकरण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया तेजी से हुई। औपनिवेशिक शासन से पहले भारत विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश था, विशेषकर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। परंतु ब्रिटिश शासन ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बना दिया। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। इंग्लैंड के मशीन निर्मित सस्ते कपड़े भारतीय बाजार में आने लगे, जिससे बुनकरों और कारीगरों की रोजी छिन गई। रेलवे रेलवे, बंदरगाह और संचार प्रणाली का विकास भी ब्रिटिश उद्योगों के हित में किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिक रोजगार घटा, शहरीकरण रुका और बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो गई। इस विनोमीकरण इस विनोमीकरण विनो विनोमोद्योगीकरण के करण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और कमजोर बनाया और भारत को अनवैश्विक शोषण का केंद्र बना दिया। यह आपका प्रश्न नंबर 5 का पूरा आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपको देख लिया। 19वीं शताब्दी के सुधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या थे। मुद्दे पूछा गया है, तो क्या क्या मुद्दे थे वो आपको उसमें बताना। तो चलिए मुद्दे हम बताते हैं क्या क्या मुद्दे थे। ठीक है, हम मुद्दे बता देते हैं आपको क्या क्या मुद्दे थे। देखिए,
उन्नीसवीं शताब्दी भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। इस समय धारकों ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह और महिला अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष किया और ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ईश्वर ईश्वर चंद विद्यासागर ने विद्या पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। दक्षिण भारत में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और आत्मबल के महत्व पर बल दिया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन आंदोलनों का उद्देश्य समाज को वैज्ञानिक, नैतिक और तार्किक दिशा में आगे बढ़ाना था। उन्होंने जाति भेद, धार्मिक कट्टरता और लैंगिक असमानताओं को चुनौती दी। इस प्रकार इन सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। यह आपका प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया है। तो प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। 1857 के विद्रोह की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। शुरुआत में यह विद्रोह ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों के बीच फैला, परंतु शीघ्र ही यह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार, कारीगर और कुछ राजघराने भी शामिल हुए। इसके प्रमुख कारण थे सैनिक असंतोष, धार्मिक हस्तक्षेप, राजनीतिक अधिग्रहण, आर्थिक शोषण और सामाजिक अपमान। यद्यपि विद्रोह पूरे भारत में संगठित रूप से नहीं फैल सका, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस विद्रोह की प्रकृति राष्ट्रीय और सामूहिक दोनों थी। इसमें स्वतंत्रता की भावना तो थी, परंतु नेतृत्व और संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। फिर भी इसने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की चेतना जगाई, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बनी। यह आपका प्रश्न नंबर 7 पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, जो इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट में लिखो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से किन्हीं 2 पर आपको लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चारों के चारों कराऊंगा। ठीक है। एंग्लो मराठा युद्ध, कृषि का वाणिज्यीकरण और गुड़ प्रस्ताव, और ये रहा यहाँ पे डेक्कन एवं बंगाल आंदोलन। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न, इसको करेंगे हम पहले। ये रहा आपका 8वें का क। ये रहा आपका 8वें का क, एंग्लो मराठा युद्ध। तो चलो शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के
उत्तर अर्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच तीन महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक सालवाई की ये देखिए सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कोई पक्ष निर्णायक रूप से विजयी नहीं हुआ। और अगला दूसरा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ। अधिक निर्णायक था। अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को पराजित किया तथा दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त किया। तीसरा युद्ध 1817 से लेकर के 1818 तक में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई, जिसके बाद मराठा सत्ता का अंत हो गया और ब्रिटिशों का प्रभुत्व संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव और मजबूत हो गई तथा भारतीय स्वायत्त राज्यों का अंत हो गया। ये आपका क्या का कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर्सन 8 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट के कंप्लीट हो गया। हम पार्ट वी पे मतलब पार्ट ख पे आ गए हैं। ये रहा आपका पार्ट ख, कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण। ये रहा आपका कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत की कृषि नीति के बड़े परिवर्तन किए। उन्होंने किसानों को नकदी फसलों जैसे नील, कपास, अफीम, गन्ना, जूट आदि की खेती कराने के लिए प्रेरित किया ताकि ब्रिटिश उद्योगों का कच्चा माल मिल सके। इस परिवर्तन इस परिवर्तन को ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। किसान अब अपनी जरूरत के अनाज की खेती छोड़कर बाजार की मांग के अनुसार खेती करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान मंडी और व्यापारियों पर निर्भर हो गए। फसलों के दाम गिरने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। कृषि का वाणिज्यीकरण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक था, लेकिन भारतीय किसानों के लिए यह कर्ज, गरीबी और भूखमरी का कारण बना। ये आपका पार्ट ख भी हो गया। ठीक है, भाग ख हो गया आपका। अब आते हैं भाग ग पे। वुड प्रस्ताव मीन्स लकड़ी का प्रस्ताव। वुड एक वुड प्रस्ताव है, वुड लकड़ी को बोलते हैं। ठीक है, 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा ब्रिटिश संसद को भेजे गए एक दस्तावेज को वुड प्रस्ताव कहा जाता है, जिसने भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। इस प्रस्ताव में शिक्षा को ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख कार्य बताया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। वुड प्रस्ताव ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के ढांचे को परिभाषित किया तथा महिला शिक्षा पर भी बल दिया। हालांकि इसका उद्देश्य भारतीय समाज में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ अंग्रेजों के प्रति निष्ठा वर्ग तैयार करना भी था। इस प्रकार वुड प्रस्ताव में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार बना। अब आपका प्रश्न रह गया, आखिरी भाग रह गया आपका घ, डेक्कन एवं बंगाल आंदोलन। ठीक है, पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तर अर्ध में किसानों पर बढ़ते करों और शोषण के विरुद्ध डेक्कन
1875 और बंगाल 1880 के दशक में किसान आंदोलन की लहर उठी। डेक्कन के किसानों ने साहूकारों और महाजनों के अत्याचारों के खिलाफ विरोध किया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में फैला। इसी प्रकार बंगाल में नील किसानों ने अंग्रेज नील उत्पादकों के शोषण के विरुद्ध नील विरोध 1859 से 1860 किया। किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से खड़े हुए। इन आंदोलन ने भारत में किसान चेतना और सामाजिक जागरण की नींव रखी तथा आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मिलेंगे अगली नई वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपना नाम लिख दें।